गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आगे? नीतू बागड़ी, दिव्या शर्मा, लता वर्मा, पूजा कुमावत, कोमल वर्मा। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, बोल रहे थे, कुछ पूछ रहे हो क्या? अनुष्का गौतम आ गई, निकिता अंजना। मैडम ज्योति सेन, साक्षी पिपलीवाल, सृष्टि गोयल, अनुष्का, निकिता अंजना, कोमल वर्मा, पूजा कुमावत, लता वर्मा, नीतू बागड़ी, दिव्या शर्मा, पूजा चौधरी, मनीषा कुमारी सिंगाड़िया। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा तस्लीम बानो दो है क्या? या एक ही है? तस्लीम बानो एक ही है ना? दो थोड़ी है, तस्लीम बानो एक ही है ना? मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं अपन। वाउचेरिया में कल कर रहे थे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। तो मतलब अपन देखेंगे आज वाउचेरिया में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो वाउचेरिया में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है। नर जन्नान को पुंधानी कहते हैं, वह मादा जन्नान को अंडधानी कहते हैं। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन in Vaucheria is called as medium and
male sex organ in Vaucheria is called as oogonium. So in Vaucheria, the sexual reproduction is of oogamous type. So we will see now. एक बार मोनिका चौधरी आ गई, मोनिका चौधरी और साक्षी यादव, एक बार साक्षी यादव को एडमिट करते हैं और मोनिका चौधरी, साक्षी यादव, ठीक है बेटा, साक्षी यादव और मोनिका चौधरी, ठीक है बेटा। अब अपन देखेंगे वाउचेरिया में पुंधानी का विकास कैसे होता है, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियम अकर्स इन वाउचेरिया। तो पुंधानी अंडधानी के साथ साथ होता है और पुंधानी का परिवर्धन मुख्य तंतु अथवा उसकी शाखाओं पर होता है। तो इसकी उत्पत्ति नलिकाकार होती है या कुंडलित होती है। तो पुंधानी का निर्माण करने वाली शाखा के दूरस्थ छोर में कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। इसके फलस्वरूप यह वृद्धि करके नलिकाकार हो जाती है। तो दूरस्थ भाग सघन जीव द्रव्य युक्त कुंडलित हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें पुंधानी में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं तथा एक अनुप्रस्थ पट द्वारा इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है और उत्तरी केंद्रकों में मैम और उत्तरी केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होते हैं। हाँ बेटा आप बोलो, बोलो बेटा, आप कुछ बोल रहे थे, आप पूछो बेटा, कुछ पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे मैम? मैम आशिता, हाँ बेटा। मैम आशिता दादी आज भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। आशिता कैसे कनेक्ट नहीं हो पाती बेटा, मैं लगा देती हूँ, अटेंडेंस तो ले आती हूँ, उनको वापस से आशिता दादी है ना, तो बेटा लगा दी, ठीक है। आशिता दादी को एंटर तो कर दिया मैंने, ठीक है बेटा, मैंने प्रेजेंट तो लगा दिए, फिर देखते हैं बेटा, उससे बात भी करेंगे। आशिता को कहना उनका फोन नंबर भेज दें, तो कनेक्ट कैसे नहीं हो पा रही, मैंने प्रेजेंट तो आज भी लगा दी है, कल भी बेटा, ठीक है। तो अब प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है, जिससे पुंधानी में अनेक एक केंद्र की खंडों का निर्माण हो जाता है। तो प्रत्येक जीव द्रव्य खंड कायंत्रण द्वारा एक द्विकशाभिकी परमाणु बनाता है, शेष जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। तो बेटा एक मैं स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी, ठीक है, जो कि आपको दिखाएगी वाउचेरिया की। देखना बेटा, ये डायग्राम, अच्छा ये डायग्राम शेयर हो रहा है सभी के साथ, है ना, देख पा रहे हो इसे, ठीक है। ये डायग्राम देखना बेटा, मैंने क्या बताया आपको, वाउचेरिया का सभी दिख रहा है ना। दिस डायग्राम शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। वाउचेरिया सेसाइलिस में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, पुंधानी के विकास की। तो पुंधानी का ये देखो मैं एरो घुमा रही हूँ, पुंधानी का जो विकास है मुख्य तंतु अथवा उसकी शाखाओं पर होता है। और पुंधानी की आकृति कैसी है बेटा, इसकी आकृति नलिकाकार होती है, ट्यूबुलर होती है, साइफोनस होती है या कुंडलित होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो पुंधानी का निर्माण करने वाली शाखा के दूरस्थ छोर में कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। बेटा जो भी शाखा इस पुंधानी का निर्माण करती है उसके दूरस्थ छोर मतलब डिस्टल एंड में कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह वृद्धि करके आप देख रहे हो नलिकाकार हो जाती है। तो जो लंबी से दिखाई है ये क्या है, पुंधानी है, एंथेरियम है। तो दूरस्थ भाग, पुंधानी का दूरस्थ भाग सघन जीव द्रव्य युक्त होता है, सघन जीव द्रव्य युक्त होता है, वह कुंडलित हो जाता है। ये देख लो जो पुंधानी है डायग्राम में, ये कुंडलित है, क्वाइल्ड है। तब क्या होता है, इस पुंधानी में एंथेरियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। Many nuclei are formed in the एंथेरियम तथा एक अनुप्रस्थ पट द्वारा इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है। तो पुंधानी में क्या होता है बेटा, इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है और पुत्री केंद्रकों में जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं
उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। तो प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है, जिससे पुंधानी में अनेक एक केंद्र की खंडों का निर्माण हो जाता है। आप देख रहे हो ये जो पुंधानी दिखाई है, तो इसमें अनेक एक केंद्र की खंड बन जाते हैं। ये जो पुंधानी क्या हो रही है, ट्यूबुलर है, ये कुंडलित हो रही है डायग्राम में, ठीक है। पुंधानी में अनेक एक केंद्र की खंड बन जाते हैं। प्रत्येक जीव द्रव्य खंड कायंत्रण द्वारा प्रत्येक जीव द्रव्य खंड कायंत्रण द्वारा एक द्विकशाभिकी मतलब द्विकशाभिकी पुमणु बनाता है। शेष जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। तो परिपक्व पुंधानी के शीर्ष पर एक छिद्र का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, परिपक्व जो पुंधानी है उसके शीर्ष पर एक छिद्र का निर्माण होता है और इस छिद्र से पुमणु एंथोजोइड्स मुक्त हो जाते हैं। और पुमणु कब मुक्त होते हैं, पुमणु की विमुक्ति प्रातःकाल के समय होती है, प्रातःकाल से कुछ समय पूर्व होती है। ये आशिका भी आ गई आज, ठीक है। अब प्रत्येक पुमणु अंडाकार होता है अथवा नाशपति के आकार का होता है तथा द्विकशाभिकी होता है। तो ईच एंथ्रोजॉइड इज ओवल, अंडाकार इज ओवल और पियर शेप्ड एंड इट इज बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। तो दोनों कशाभिकाओं की लंबाई असमान होती है तथा वह पुमणु की पार्श्व भित्ति पर संलग्न होते हैं। अब अपन बात करते हैं अंडधानी का विकास वाउचेरिया में कैसे होता है। एक और स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अंडधानी का विकास वाउचेरिया में कैसे होता है। बेटा पहले ये देखना, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम अपन देख रहे हैं। इसको मैं और थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ अगर हो जाता है तो। दिख रहा है ये डायग्राम आप सभी को। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, अंडधानी का विकास कैसे होता है वाउचेरिया में। तो अंडधानी का विकास मुख्य तंतु अथवा पार्श्व शाखा के एक भाग पर होता है। तो जो मैं एरो घुमा रही हूँ वो है ऊगोनियम, ठीक है। और अंडधानी कैसी होती है, गोलाकार होती है। ऊगोनियम इज स्फेरिकल और इट इज ओवल इन शेप। अंडधानी गोलाकार होती है, वह अंडाकार होती है। तो इसके निचले भाग में पट बनने से यह ऊगोनियम मुख्य तंतु से अलग हो जाती है। बेटा देखना, अंडधानी के नीचे या अंडधानी के निचले भाग में एक सेप्टम बनने से, पट बनने से यह अंडधानी ऊगोनियम मुख्य तंतु से अलग हो जाती है और यह व्रंतहीन भी होती है, ससाइल होती है तथा छोटे व्रंत युक्त भी हो सकती है अथवा पेडिसलेट प्रकार की होती है। तो अंडधानी एक उभार के रूप में, अंडधानी, इसको मैं बंद कर रही हूँ, दूसरी स्लाइड शेयर करती हूँ। तो देखना, इसमें आप लोगों के साथ एक शेयर कर रही हूँ एक स्लाइड, ठीक है, इसको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ये नहीं है क्या, दूसरी आ गई क्या, अंडधानी के साथ एक देखते हैं बेटा। ये तो आई गई थी, स्टॉप शेयर कर रही हूँ इसको मैं, ठीक है। एक स्लाइड में दिखा रही थी आपको अंडधानी के साथ। मैम पुंधानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुंधानी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एंथेरिडियम। पुंधानी को इंग्लिश में बोलते हैं एंथेरिडियम। तो ये जो डायग्राम देखना बेटा, आपने जैसे पूछा, वो पुंधानी ये दिख रही है ना, ये है एंथेरिडियम मतलब। और ये जो डायग्राम में दिख रहा है, तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ अंडधानी का विकास जो मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब अंडधानी कैसी है, ससाइल है और ये पेडिसलेट हो सकती है। तो अंडधानी एक छोटे उभार के रूप में, क्या है, एक छोटा उभार देख रहे हो आप, एक छोटे उभार के रूप में शुरू होती है। तो इस अवस्था पर अंडधानी में अनेक केंद्रक, क्रोमेटोफोर तथा तेल कणिकाएं पाई जाती है। अंडधानी जब एक छोटे उभार के रूप में प्रकट होती है
तो इस अवस्था में अंडधानी मतलब oogonia में अनेक केंद्रक क्रोमेटोफोर तथा ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं और इसे बेटा वांडरप्लाज्म कहते हैं। तो वांडरप्लाज्म कहते हैं। तो ठीक है, oogonia का बता रही हूं मैं। The oogonium initiates as a small protuberance, उभार के रूप में। The oogonium initiates as a small protuberance at the base of the antheridium, as you all are seeing in the diagram, which is formed due to the accumulation of cytoplasm and large number of nuclei. So what is wonderplasm? The dense multinucleate mass of cytoplasm. Dense multinucleate mass of cytoplasm is called as वांडरप्लाज्म। तो वांडरप्लाज्म क्या होते हैं? अंडधानी एक उभार के रूप में शुरू होती है और अंडधानी में अनेक केंद्रक क्रोमेटोफोर तथा तेल कणिकाएं पाई जाती हैं, इसे वांडरप्लाज्म कहते हैं। यह उभार विकसित होकर बेटा अंडधानी बना लेता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। तो प्रारंभिक अवस्था में अंडधानी में अनेक केंद्रक होते हैं व अनेक क्रोमेटोफोर होते हैं। बेटा इन द इनिशियल स्टेज the oogonium has many nuclei and chromatophore. During the initial stage of development, the oogonium has many nuclei and chromatophores, but after some time only one of the nucleus survives. लेकिन कुछ समय पश्चात oogonia में केवल एक ही केंद्रक, एरो घुमा रही हूं, केवल एक ही केंद्रक बचता है। तो अंडधानी के आधार पर एक अनुप्रस्थ पट बन जाता है। मतलब ये देख रहे हो, मतलब एट द बेस ऑफ द oogonia a transverse septum develops and oogonia का शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है। तो अंडधानी के जीव द्रव्यक में एक केंद्रक शेष बचे रहने के कई कारण बताए गए हैं। मैंने क्या बताया बेटा? अंडधानी में पहले तो अनेक केंद्रक होते हैं, मतलब in the oogonium many nuclei are found, but later on only one of the nuclei survives and the other nuclei degenerate. तो अंडधानी में केवल एक ही केंद्रक बचता है। तो डेविस के अनुसार, मुंडी के अनुसार एक केंद्रक को छोड़कर सभी केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। मतलब एक ही केंद्रक बेटा अंडधानी में बचता है और सभी केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। Only one nucleus remains or survives in the oogonium and the other nuclei in the oogonium they undergo degeneration. तो परिपक्व अंडधानी गोल अथवा चोंचदार होती है और इसमें आधार की ओर अथवा केंद्र में हरित लवक व तेलीय बिंदु एकत्रित हो जाते हैं। अंडधानी का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से सिकुड़कर अंड में रूपांतरित हो जाता है। मतलब अंड के अग्र भाग पर स्थित चोंच की ओर रंगहीन जीव द्रव्य पाया जाता है, जो ग्राही स्थल कहलाता है। तो बेटा क्या देखते हैं अपन? द मैच्योर मैम, हाँ बेटा बोलो। एक ही न्यूक्लियाई क्यों बचता है? एक ही न्यूक्लियस इसलिए बचता है बेटा कि कई के अनुसार है, क्योंकि एक न्यूक्लियर ये इसका रीजन ये हो सकता है बेटा, एक ही केंद्रक अंडधानी में जब एक केंद्रक बचेगा तो एक केंद्रक अंड में ये रूपांतरित हो जा रहा है। मैंने आपको क्या बोली, एक लाइन बोली कि जो अंडधानी का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से थोड़ा सिकुड़कर अंड में रूपांतरित हो जाता है। तो अंड में रूपांतरित जब हो रहा है जीव द्रव्य, तो इस एग में एक ही न्यूक्लियस होगा। मतलब एग कैसा होता है? oogonia में जो अंड बन रहा है एग, वो हैप्लॉइड होता है। तो अगर डिप्लॉइड होगा तो दो केंद्रक होंगे, डिप्लॉइड अगर होगा तो दो केंद्रक होंगे, ट्रिप्लॉइड होगा तो तीन केंद्रक होंगे। तो जब एक ही केंद्रक है तो एग इज यूनिन्यूक्लिएट।
तो एक ही केंद्रक बन रहा है। और दिस यूनिन्यूक्लिएट एग, ये जो एक केंद्र की अंड है बाद में एक केंद्र की पुमणु से बाद में पुमणु के साथ संलयित हो जाता है। ठीक है, एक केंद्रक आपस में क्यों बनते हैं? क्योंकि एक ये भी बताया बेटा रीजन क्या है, बेहरनस के अनुसार सभी केंद्रक आपस में जुड़कर एक संयुक्त केंद्रक बनाते हैं। तो आपने जैसे पूछा एक केंद्रक, किसी ने तो बेटा ये कहा कि एक केंद्रक को छोड़कर सभी केंद्रक नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक एल्गोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था बेहरनेस, उन्होंने बताया जैसे सभी केंद्रक मतलब एक केंद्रक नष्ट नहीं होते, सभी केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और एक संयुक्त केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये भी हो सकता है मतलब ऑल द न्यूक्लियाई दे यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, और ये भी हो सकता है। तो परिपक्व अंडधानी गोल अथवा चोचदार होती है और अंड के अग्र सिरे पर अंड के अग्र भाग पर स्थित चोंच की ओर रंगहीन जीव द्रव्य पाया जाता है जो ग्राही स्थल कहलाता है। परिपक्व अंडधानी से मैच्योर oogonia से परिपक्व अंडधानी से श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित होता है जो कि चोंच के छिद्र से बाहर निकलता रहता है। जैसे कि वाउचेरिया कोरोनेटा में 3 से 6 नलिकाकार छिद्र पाए जाते हैं। अब बात करेंगे निषेचन की। एक बार इंग्लिश में बता दूं बेटा क्या होता है। द मैच्योर oogonia is spherical or subspherical in shape and it has only a single nucleus. The mature oogonium has only a single nucleus and the other nuclei present in the young stage degenerate. Degenerate का मतलब है नष्ट हो जाते हैं। The other nuclei present in the young stage degenerate after the septum is laid down. So the uninucleate protoplast of the mature oogonium forms an egg. जो यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट है, एक केंद्र की जीव द्रव्य है, वो अंड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो व्हाट इज रिसेप्टिव स्पॉट? मैंने बताया ग्राही स्थल क्या होता है। तो एट द anterior end of the egg there is a hyaline area. Hyaline का मतलब है colorless area which functions or which acts as a receptive spot. So what is the receptive spot? At the anterior end of the egg there is a hyaline area and this hyaline area acts as a receptive spot. हिंदी में ही बोल रही हूँ। अंड के अग्र भाग पर चोंच की और रंगहीन, जैसे मैंने बताया था हाईलाइन, रंगहीन जीव द्रव्य पाया जाता है जो ग्राही स्थल कहलाता है, रिसेप्टिव स्पॉट कहलाता है। अब एक अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन वाउचेरिया। तो एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, फर्टिलाइजेशन इन वाउचेरिया। हाँ बेटा ये स्लाइड देखना। अब फर्टिलाइजेशन का वाउचेरिया भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ी सी कम कर देती हूँ इसको, दिखाई दे रही है सबको। तो अपन बात कर रहे हैं निषेचन कैसे हो रहा है अब वाउचेरिया में। तो पुंधानी से पुमणुओं का विमोचन तथा अंडधानी की भित्ति में छिद्र का निर्माण लगभग एक साथ होता है। तो ये देख लो जो पुंधानी है जो कि कर्व्ड है, ट्यूब्यूलर है, कॉइल्ड है, तो इस पुंधानी में, पुंधानी से क्या होता है, पुमणुओं का विमोचन होता है। वह अंडधानी, ये जो देख रहे हो अंडधानी की भित्ति में छिद्र का निर्माण लगभग एक साथ होता है। जब अंडधानी से श्लेष्मी तरल रिस रहा होता है, ठीक उसी समय समीपवर्ती पुंधानी के शीर्ष पर स्थित छिद्र से पुमणु विमुक्त हो जाते हैं। तो ये जो एंथीडियम देख रहे हो, मतलब ये जो पुंधानी व अंडधानी
एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं और इस पुंधानी से क्या हो रहा है बेटा, पुमणु विमुक्त हो रहे हैं। ये देखो इस डायग्राम में एफ, मैं एरो घुमा रही हूँ, इसमें पुमणु बन रहे हैं, तो पुमणु मुक्त हो रहे हैं। ये जो जी डायग्राम है इसमें देख रहे हो कई एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द एंथ्रेडियम। जो आप जी डायग्राम में देख रहे हो कि मतलब पुंधानी के शीर्ष पर स्थित छिद्र से पुमणु विमुक्त हो जाते हैं। पुमणु सलेष्म में घिर जाते हैं तथा सलेष्मा में तैरते हुए पुमणु अंडधानी में प्रवेश कर जाते हैं। आप ये जी डायग्राम में देख रहे हो, जो पुमणु हैं वो अंडधानी से, सॉरी, वो एंथ्रेडियम से मतलब मुक्त हो रहे हैं और ये पुमणु अंडधानी में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब मैंने क्या बताया बेटा, मतलब द एंथ्रोजॉइड्स आर released or liberated from the antheridium, and these anthrozoids now enter inside the oogonium। तो ठीक है, ये इनमें से केवल एक पुमणु ग्राही बिंदु द्वारा अंड में प्रवेश करता है। बेटा only one of the antheridium enters inside the oogonium through the receptive spot। केवल एक ही पुमणु अंडधानी में प्रवेश, अंड में प्रवेश करता है। मतलब only one of the anthrozoid enters inside the egg। इसके तुरंत बाद अंडधानी छिद्र पर एक परत का निर्माण हो जाता है जो अन्य पुमणुओं को प्रवेश करने से रोकती है। तो पुमणु का केंद्रक अंड के केंद्रक से छोटा होता है। एच डायग्राम देखना, जो पुमणु का केंद्रक है वो क्या होता है, अंडधानी के केंद्रक से छोटा होता है। मतलब द न्यूक्लियस ऑफ द एंथ्रेडियम इज स्मॉलर इन साइज देन द न्यूक्लियस ऑफ द एग। वापस बोल रही हूँ, इस डायग्राम में एच में देखना, जो पुमणु का केंद्रक है वो अंड के केंद्रक से छोटा होता है, अंड के केंद्रक से छोटा होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द एंथ्रेडियम इज स्मॉलर इन साइज देन द न्यूक्लियस ऑफ द oogonia। तो पुमणु का केंद्रक आकार में धीरे धीरे वृद्धि कर लेता है, जिससे पुमणु का केंद्रक आकार में बड़ा होकर मादा केंद्रक के समान आकार का हो जाता है। मतलब पुमणु के केंद्रक के आकार में बेटा धीरे धीरे वृद्धि होती है, जिससे ये आकार में बड़ा होकर मादा केंद्रक के समान आकार का हो जाता है। इसके पश्चात नर तथा अंड केंद्रकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। मतलब द मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है बेटा, ओनली वन, मैंने क्या बताया, लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द एंथ्रेडियम। लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स are liberated from the antheridium, and a number of anthrozoids are entangled by the colorless drop of the cytoplasm, but only one of the many anthrozoids enters the oogonium। कहने का मतलब है केवल एक ही एंथ्रोजॉइड oogonia में प्रवेश करता है। वापस बोलती हूँ, only one of the anthrozoids enters into the oogonium, and the nucleus of the anthrozoid is smaller than that of the egg। Nucleus of the anthrozoid is smaller than that of the egg। So after entering the egg, the male nucleus gradually increases in size। जो बेटा मेल न्यूक्लियस है उसकी आकार में, उसके साइज में धीरे धीरे वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जो मेल न्यूक्लियस था वो फीमेल न्यूक्लियस से या एग न्यूक्लियस से छोटा था। तो मेल न्यूक्लियस
increases in size and becomes nearly equal to the egg nucleus. Then the two nuclei, male nucleus and the egg nucleus, fuse to form a diploid zygote. फिर क्या बताया मैंने कि जो नर केंद्रक है तथा अंड केंद्रक आपस में संयोजित होकर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं और यह युग्मनज अपने चारों ओर बहुस्तरीय भित्ति स्रावित कर स्पोर में निषिक्तांड में परिवर्तित हो जाता है और इसके मतलब निषिक्तांड के जीव द्रव्य में तेल की प्रचुर मात्रा होती है. मतलब the protoplast of the zygote has the protoplast of the zygote is laden with the oil droplets and the zygote is green in color initially. पहले zygote कैसा होता है? Green होता है. Later on the zygote turns red. Why the zygote becomes red? पहले तो युग्मनज लाल कलर का होता है, सॉरी हरे कलर का होता है, लेकिन बाद में ये युग्मनज zygote becomes red because of the degeneration of the chlorophyll. लेकिन zygote क्यों लाल रंग का हो जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है. तो क्या बता रही हूँ, निषिक्तांड के जीव द्रव्य में तेल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है. हरित लवकों में क्लोरोफिल नष्ट होकर हीमेटोक्रोम बनने से इसका लाल रंग हो जाता है. क्यों लाल रंग हो जाता है? क्योंकि हरित लवकों में क्लोरोफिल नष्ट होकर हीमेटोक्रोम बनने से इसका लाल रंग हो जाता है. परिपक्व निषिक्तांड बाउचेरिया टेरेस्ट्रिस में काले रंग का होता है. मतलब इन बाउचेरिया टेरेस्ट्रिस the mature oogonium is black in color, जबकि बाउचेरिया हेमेटा में जो परिपक्व निषिक्तांड है वो धूसर रंग का होता है, ग्रेइश कलर का होता है. मतलब इन बाउचेरिया हेमेटा the mature oogonium is grayish in color. बाउचेरिया हेमेटा में जो परिपक्व निषिक्तांड है वो धूसर मतलब ग्रेइश कलर का होता है. इसकी भित्ति समतल या गर्तीय तथा दो या अधिक परतीय होती है. तो अब इसका विमोचन, निषिक्तांड का विमोचन अंडधानी की भित्ति के फटने से होता है तथा कुछ महीनों की विश्राम अवस्था में चला जाता है. कहने का मतलब है बेटा, जब निषिक्तांड अंडधानी से मुक्त हो जाता है तो ये कुछ महीने के लिए विश्राम अवस्था में जाता है. मतलब the zygote or the oospore remains dormant for a few months. Dormant मतलब विश्राम अवस्था या सुप्त अवस्था. The zygote or the oospore remains dormant for a few months before germinating. The dormant stage helps in tiding over the unfavorable conditions like desiccation and high temperature. अब अपन देखेंगे germination of oospore कैसे होता है. एक लास्ट स्लाइड इसको दिखा देते हैं जो पहले दिखाई थी. germination of oospore, ये देखो बेटा, इसमें दिख रहा है, मतलब ये बन गया जाइगोट. इस स्लाइड में दिख रहा है अपन को जाइगोट या oospore के अंकुरन के बारे में बात कर रहे हैं. जब अपन तो अनुकूल परिस्थितियों में निषिक्तांड का अंकुरन होकर अंकुरित होकर नए सुकाय का निर्माण करता है. अंकुरन से पूर्व इसके द्विगुणित केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं. इसके पश्चात सभी केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है. जैसे कि बेटा अपन देखते हैं जाइगोट कैसा है, निषिक्तांड कैसा है, एक डिप्लॉयड है. तो निषिक्तांड में कैसा है, द्विगुणित केंद्रक है. तो इस हाँ बेटा
बोलो बेटा। हमारे बुक में अर्धसूत्री विभाजन दे रखा है। क्या बेटा, वापिस बोलो, थोड़ा तेज बोलो, वापिस बोलो। मैम अर्धसूत्री विभाजन दे रखा है हमारी बुक में। नहीं बेटा, समसूत्री। पहले सुनो, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस में पहले माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस में जब माइटोटिक डिवीजन होता है समसूत्री, जिससे चार बेटा समसूत्री नहीं होना चाहिए, यह है अर्धसूत्री, क्योंकि आपने सही क्वेश्चन पूछा, इसमें बुक में गलत लिखा है डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, क्योंकि अगर डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोटिक डिवीजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो चार केंद्रक तो बन रहे हैं, वो चार केंद्रक अगुणित नहीं होते, ठीक है। तो इसको सही करना, जाइगोट के द्विगुणित मतलब निषिक्तांड के द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप चार अगुणित केंद्रक बनते हैं, और अगुणित हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जब भी बनेंगे जबकि मतलब मियोसिस हो, अर्धसूत्री विभाजन हो। इसके पश्चात सभी केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है। पहले तो बेटा मियोटिक डिवीजन होगा, बाद में माइटोटिक डिवीजन होता है। तो निषिक्तांड का जीव द्रव्य फूलकर भित्ति को एक या अधिक स्थानों से तोड़ देता है। अंतः भित्ति से घिरा जीव द्रव्य जनन नलिका या अंकुरन नाल के रूप में बाहर आता है। सबसे पहले बनी अंकुरन नाल द्वारा स्थापनांग अथवा मूलाभासों का निर्माण होता है। इसके पश्चात सुकाई का निर्माण होता है। तो कल अपन अलग अलग करेंगे। हाँ बेटा बोलो। स्थापनांग क्या होता है? स्थापनांग बेटा मैंने बताया था आपको, हेप्टेरॉन कहेंगे। अब हेप्टेरॉन क्या होता है, शुरू में मैं जब क्लास ली थी तो आपको बताया था, जो स्थलीय जातियां हैं, मतलब इन सम ऑफ द terrestrial species of Vaucheria, the thallus is attached to the substratum by means of branched rhizoids, and these branched rhizoids are called as hapteron. Vaucheria में शाखित संलग्नक को शाखित